Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to discuss about the residential status of an individual. In our the previous video, we have discussed some important or the basic terms of the income tax, and today we are starting with our major portion, and that covers your unit 1, and the topic is the residential status of an individual. So before moving further, I would like to request you all to please subscribe to my channel and click on the bell icon so that you can get the notification of my all upcoming videos easily. So now coming back to our topic, that is the residential status of an individual. So if I talk about the residential status, और अगर मैं कहूँ रेसिडेंशियल स्टेटस का मतलब क्या है, तो सबसे पहले तो ये डिफाइन करा गया है आपका सेक्शन 6 के अंदर, दैट इज़ ऑफ योर इनकम टैक्स एक्ट के अंदर। आपका सेक्शन 6 के अंदर ये डिफाइन करा गया है। अब गवर्नमेंट कहती है जो भी पर्सन इंडिया के अंदर रहता है या नहीं रहता है, ही और शी नीड टू पे टैक्स इफ़ दे आर अर्निंग समथिंग। तो वो अगर कुछ कर रहे हैं तो अपनी अर्निंग पे उन्हें टैक्स देना ही देना पड़ेगा, नो मैटर कि वो आपके रेसिडेंट हैं इंडिया के या फिर नहीं हैं। बट बेस्ड ऑन सम सर्कमस्टांसेस, अगर वो बंदा नॉन रेसिडेंट भी है तो कौन कौन से केसेस ऐसे होते हैं जब उन्हें जो है कोई भी टैक्स पे नहीं करना होता है। सो वो हम जो है डिस्कस करने वाले हैं अब फर्दर इस टॉपिक के अंदर। सो नाउ रेसिडेंशियल स्टेटस आपका जो है सेक्शन 6 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट के अंदर डिफाइन करा गया है। दिस सेक्शन सेज अ पर्सन कैन बी अ रेसिडेंट और अ नॉन रेसिडेंट। एक इंडिविजुअल जो है या तो वो हमारी कंट्री का इंडिया का रेसिडेंट कहलाएगा या फिर वो कहलाएगा हमारी कंट्री का नॉन रेसिडेंट। तो उसी को हम डिस्कस करते हैं क्या कंडीशन होती है। एक इंडिविजुअल कंट्री का रेसिडेंट कब कहलाएगा, जब वो कुछ मेजर कंडीशंस, तो कोई मेजर कंडीशंस हैं जो बेसिक कंडीशंस भी जिसे हम कहते हैं, दीज आर आल्सो नोन एज द बेसिक कंडीशंस। अगर कोई भी इंडिविजुअल इन बेसिक कंडीशंस को फुलफिल करता है तो ही विल बी नोन एज अ रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। अब कौन कौन सी वो बेसिक कंडीशंस होती हैं, दीज टू आर द बेसिक कंडीशन। द फर्स्ट वन इज द इंडिविजुअल मस्ट बी इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 182 डेज इन द प्रीवियस ईयर। यानी कि वो इंडिविजुअल इंडिया के अंदर पिछले साल कम से कम 182 डेज तो रहा ही रहा हो, तब वो इंडिविजुअल कहला सकता है इंडिया का। बट इन सर्टेन केसेस क्या होता है, इंडिविजुअल कह रहा है कि भाई मैं तो बाहर घूमने गया हूँ इंडिया के, मैं तो इंडिया के बाहर घूमने चला गया था, मेरा वीज़ा लग गया था। तो उस केस के अंदर क्या होगा, उस केस के अंदर सिंपली आपका, हाँ, तो उस केस के अंदर गवर्नमेंट कहती है ठीक है हमने आपकी बात मानी, तो उस केस के अंदर आप जो एक कंडीशन हम आपको और दे रहे हैं, अगर आप इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन को फुलफ़िल कर पा रहे हो यानी कि आप रेसिडेंट हो। सेकंड कंडीशन कहती है कि आप इंडिया के अंदर प्रीवियस ईयर सिर्फ और सिर्फ 60 डेज रहे हो, प्लस उसके बाद पिछले 4 सालों के अंदर 365 डेज रह रहे हो। इसको अगर मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं, फॉर एग्जांपल कोई भी मिस्टर एक्स था, मिस्टर एक्स जो है इंडिया के अंदर लास्ट ईयर, फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर आपका क्या कहलाएगा, यानी कि प्रीवियस ईयर मैं बात करूँ 2023-24 के अंदर इंडिया के अंदर तो रहा वो 70 डेज। अब प्रिसीडिंग 4 ईयर्स यानी कि 2022-23, 2021-22, 2020-2021 एंड 2019-2020, इन 4 सालों के अंदर इंडिया के अंदर कम से कम 65 डेज रहा हो, यानी कि 60 डेज प्लस लास्ट 4 ईयर्स के अंदर 365 डेज रहा है अगर वो इंडिविजुअल, देन दैट इंडिविजुअल विल बी नोन एज अ रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री। अब अगर वो रेसिडेंट भी कहलाता है तो फर्दर हमें क्लासीफाई करना पड़ेगा दो पार्ट्स के अंदर, वेदर दैट पर्सन कैन बी अ ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट। बट अगर ये कंडीशंस इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल होती ही नहीं है, देन द पर्सन विल बी नोन एज अ नॉन रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री। अब मैंने यहाँ पे बात करी रेसिडेंट होगा तो वो अब फर्दर क्लासीफाई होगा टू पार्ट्स के अंदर, ठीक है।
टू पार्ट्स के अंदर फर्दर वो क्लासीफाई होगा। व्हाट आर दीज टू पार्ट्स? दैट आर द ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट। अब ऑर्डिनरी और नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट कौन से होते हैं, अब हम ये देखते हैं। ऑर्डिनरी रेसिडेंट कब होगा एक इंडिविजुअल? जब वो बेसिक एडिशनल 2 कंडीशंस फुलफिल करेगा। अगर इंडिविजुअल ने एक एडिशनल 2 कंडीशंस फुलफिल कर दी और दोनों ही कंपलसरी हैं, तब वो बंदा क्या कहलाएगा? कंट्री का रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। अदरवाइज अगर ये दोनों कंडीशंस फुलफिल नहीं होती हैं तो वो पर्सन क्या कहलाएगा? आपका नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट। अब ये पॉसिबल कैसे है? अब कंडीशंस कौन कौन सी है? एक इंडिविजुअल कम से कम इंडिया के अंदर पिछले 10 सालों में 2 साल तो इंडिया का रेसिडेंट रहा ही रहा हो, प्लस पिछले 7 सालों के अंदर वो इंडिया के अंदर 730 डेज रहा हो। अगर एक इंडिविजुअल इंडिया के अंदर पिछले 7 सालों में 730 दिन रहा हो और पिछले 10 सालों में इंडिया का 2 साल रेसिडेंट रहा हो, देन दैट पर्सन विल बी नोन एज एन ऑर्डिनरी रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री। अदरवाइज वो ऑटोमेटिकली रेसिडेंट तो है बट नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। This is all about the residential status. Now let us understand this with the help of an example. इसको एक हम एग्जाम्पल से समझते हैं। मिस्टर बी अ कैनेडियन सिटीजन कम टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। एक मिस्टर बी था, वो इंडिया के अंदर जो है फर्स्ट डे आया। मैं इसको समझाती हूँ दोबारा से करके। प्लीज़ गिव मी अ मोमेंट to wrap this up. So now coming back to our question, the question is saying that Mr. B is a Canadian citizen, comes to India for the first time during the previous year 2019-20। इंडिया के अंदर पहली बार ही वो कब आया है? 2019-20 के अंदर, ठीक है। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2019-20, 2021, 21-22, 22-23 एंड 23-24 वो इंडिया के अंदर जो है ये नंबर ऑफ डेज रहा है, यानी कि 2019-20 के अंदर वो रहा है 55 डेज। इसको हम ऐसे डाटा को लिखते हैं। इन 2021-22 द पर्सन इज इन इंडिया फॉर 60 days. Then in 2022-23 the person is in India. Sorry if I skip an year. Yes, I have skipped. I have skipped the year. That is 2022, 20 to 21. And that tenure he lives in India for 60 days. In 2021-22 the person is living in India for 90 days. Then 2022-23 के अंदर वो इंडिविजुअल 150 डेज रहा है इंडिया के अंदर। And in the previous year 2023-24 the person is living in India for 70 days. अब सबसे पहले हमें उसका रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करना है। फॉर चेकिंग द रेसिडेंशियल स्टेटस सबसे पहले हमें चेक करनी पड़ेंगी बेसिक कंडीशंस। अब हमारी बेसिक कंडीशंस क्या कहती थी? बेसिक कंडीशंस के अंदर हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल थे? या तो वो प्रीवियस ईयर 182 डेज रहा हो इंडिया के अंदर। क्या वो इंडिया के अंदर जो है 182 डेज रहा था प्रीवियस ईयर में? नो। या फिर सी कंडीशन क्या थी? और 60 डेज इन प्रीवियस ईयर जो कि ये है, प्लस 365 डेज इन प्रीसीडिंग 4 ईयर्स, यानी कि उससे पहले 4 सालों के अंदर उस जो है कम से कम 365 डेज रहा हो। अब इसको कैलकुलेट करके देखते हैं। चलिए देखते हैं।
पिछले 4 सालों में कितने दिन वो रह रहा है, 55, 60, 90, 150, that will give you 115 and 240, 5, 5, 355 days. 55, 60, 115, 115 and 90 will give you 205, 205 and this 355 days. तो second conditions क्या वो fulfill कर रहा है? No. Neither he is satisfying the first condition, neither he is satisfying the second condition. That means the person is a non-resident of a country. Simply वो जो आपका non-resident citizen कहलाएगा. बट अगर अभी यहीं वो प्रीवियस जो है ये 170 की जगह 192 डेज होता, देन आंसर पूरा चेंज हो जाता. तब उसका जो आपका ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट भी हम निकालते. दैट विल ओनली डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ अ क्वेश्चन दैट द एग्जामिनर इज आस्किंग यू. So this is all about the residential status, and in the upcoming video we will discuss about the salary. तो कितने भी कंपोनेंट्स होते हैं सैलरी के अंदर वो सब हम जो है डिस्कस करने वाले हैं विद द न्यूमेरिकल्स. सो थैंक यू. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए. थैंक यू सो मच.